हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बहुत लंबे समय के बाद आज आप लोग के लिए फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। नाइट का हो गया, अभी 8:15 हो रहे हैं रात, और सोचा कि कुछ बना दे क्योंकि बहुत ठंडा है। ठंडा में कुछ काम कर नहीं पाते हैं, ना कोई वीडियो बन पाता है। चलिए, ये तो अलग बात है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन आपको छोड़ते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया में लागू हुई थी वो 1991 में लागू हुआ था। ये BSc का वीडियो है और ये 12th में ज़्यादा कारगर है। देखिए, सब लाइक शेयर सब कर सकते हैं, ज्ञान अनंत है, मगर 12th के लिए बेसिक मैंने मुख्यतः है। तो भारत में जो कानून आया था इंडिया में, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी? 1991 में। क्या आपको पता है कि किस माह में आई थी? चलिए, पता होगा तो जो नीचे लिखिएगा, नहीं तो हम बताएंगे आपको। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसका आंसर बाद में देते हैं। हाँ, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके थ्रू आप लोग पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भारत में आया। और यह क्या होता है हम वीडियो में बता चुके हैं कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उस वीडियो का आप खोज सकते हैं। मिला आपको? किस माह में लागू हुआ था? नहीं मिला? यह जुलाई 1991 में लागू हुई थी। ठीक है, तो चलिए इस पर हम बात नहीं करते हैं। इसके बाद जो भारत में जो ये लागू हुआ, तो ऐसा नहीं था कि कानून, व्यापारिक कानून हमारी कंट्री के पास पहले नहीं था। मेरी कंट्री के पास एक कानून था फेरा, FERA, फेरा। वो शायद 1973 में नहीं, 1969 में लागू हुआ था। नहीं नहीं, फेरा 1979 में नहीं लागू हुआ था, सॉरी गलती कर दी। फेरा 1973 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 1973 में, है ना। और MRTP जो है वो लागू हुआ था 1969 में, यानी 1969 में। चलिए, सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। फेरा, फेमा और MRTP ये सब क्या है आपको समझाएंगे। तो चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए समझते हैं। हम आज मुख्यतः समझाने आपको ये चाहना चाह रहा है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई इंडिया में, तो उसके बाद पहले के पॉलिसी में और हमारे बाद की पॉलिसीज में क्या अंतर हुए, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, दोनों में क्या इफेक्ट हुए, और क्या इस कानून में जोड़ा गया। जैसे अभी अभी भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है हमारी, मोदी सरकार, उन्होंने एग्रीकल्चर कानून लाया, नहीं कृषि कानून, तो जिसके लेकर पूरा देश में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर कानून होता क्यों है, हुआ क्यों है, परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले क्या था, ये लोगों को पहले समझना चाहिए। क्या एग्रीकल्चर कानून अभी को नहीं समझाना है, हमको समझाना है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो भारत में 1991 में लागू हुई, इसके अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन हुए। तो सबसे पहला जो परिवर्तन हुए थे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में हुआ था भाइयों। इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब औद्योगिक नीति में परिवर्तन हुआ था ना। तो औद्योगिक नीति परिवर्तन किया गया था। इसमें क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल है, तो आप देखिए, एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। तो प्राइवेट सेक्टर पर उसका कोई असर तो नहीं पड़ा, पर जो पब्लिक सेक्टर थे सुरक्षित क्षेत्रों को, उसको सेक्टर जो पहले 17 थे उसको कम करके 4 कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां थी उसको बेच दिया गया। जैसे ही मोदी सरकार में क्या क्या बिक रहा, रेल बिक रहा है। और बिहार में है समस्तीपुर का रेलवे, जो क्या कहते हैं उसको, स्टेशन, उसके जो वर्क है प्राइवेट हाथों में चला गया है। नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी जो है बिक रहा है। आप भी पैसा तो खरीदिए, 325 करोड़ में ट्रेन मिलेगी। तो 17 से कितने घटाए कर दिए? 4 कर दिए गए। इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक सेक्टर में 1991 से जो कंपनियों की संख्या थी वो 17 थी, 17 थी। जो मुख्यतः लार्ज है उसकी बात करते हैं, छोटे मोटे कंपनी का नहीं। मुजफ्फरपुर का जर्दा फैक्ट्री है, बड़े कंपनियों का। उसके बाद केवल 6 उद्योगों को छोड़कर से सभी प्रकार के औद्योगिक इकाइयों को लाइसेंस लेने से मुक्त कर, जो कंपनी में जो लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया था, उस लाइसेंस लेने को खत्म कर दिया गया। 6 इंडस्ट्री को छोड़कर, परमाणु इंडस्ट्री वगैरह आप नहीं खोल सकते हैं, अभी भी नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए आपको लाइसेंस लेना होगा, सरकार से बात करनी है। गवर्नमेंट सेक्टर की ही कंपनी है अभी भारत में। जो परमाणु सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर आज भी है, वो प्राइवेट सेक्टर नहीं है। आपको मन है परमाणु बम बनाने का, अपनी बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद MRTP की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया। अब आइए, MRTP क्या होता है बताइए। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी इज कॉल्ड MRTP। यह 1969 में लागू हुआ था। 1969 में इसको समाप्त कर दिया गया, मोनोपोली सिस्टम को।
लघु उद्योग का जो स्मॉल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री था, स्मॉल इंडस्ट्री का जो कैपिटल का सीमा 40-50 लाख था, उसको बढ़ा के सरकार ने 1 करोड़ कर दिया। बहुत अच्छा किया। जैसे अभी पार्टनरशिप में देख लीजिए, पार्टनरशिप 1932 एक्ट जो है, उसमें जो पार्टनरशिप का मिनिमम पार्टनर का नंबर 2 था, उसको एक्सीड करके कितना कर दिया गया, 50 कर दिया गया। पहले 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप थे, जिससे बैंकिंग था और जनरल पार्टनरशिप था। अब सीधे जनरल पार्टनरशिप हो गया। पहले मैक्सिमम पार्टनरशिप 20 थी, अब 50 हो गए। तो हमको यह भी समझना चाहिए कि अगर आर्थिक कानून भारत में 1991 में बदला तो उसके पहले क्या था, नहीं तो उससे पहले MRTP था, फेरा था, फेरा का फेमा आई 1999 में, तो उस सब पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद कहता कि विदेशी पूंजी विनियोग की जो इन्वेस्टमेंट को सीमा था, पहले 40% तक लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, वह इन्वेस्टमेंट बढ़ा के 57% कर दिया गया। देखिए आज हम लोग जो मोदी सरकार को गाली देते हैं कि मोदी हाय हाय, मोदी मुर्दाबाद, विदेशी इन्वेस्टमेंट ला दिया है, ये अच्छा नहीं है। कारण है कि ये गलती केवल मोदी का नहीं है। इससे पहले जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री से पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे इंडिया का, उसी वक्त उन्होंने इस काम को शुरू किया था। तो जिसने किसी ने पेड़ लगाया तो पेड़ तो बड़ा होगा ही। तो आज मोदी सरकार उसको ज़्यादा कर दिया, तो ज़्यादा कर दिया तो गाली देते, अरे यार उसी दिन पेड़ नहीं लगाते। नहीं, अभी डिमांड है, वक्त है, लोगों जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वो समझ सकते हैं उनकी इनकम ज़्यादा होगी। तो हम अपना देश में कैपिटल बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बढ़ना चाहिए। और हर कानून, इस कानून में बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद कहता है जो उद्योग का जो 34% जो पहले उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग थे, उसको बिना रोक टोक के 51% तक कर दिया गया। ठीक है, तो यह था औद्योगिक परिवर्तन नीति में परिवर्तन। अगर आपकी एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिखेगा पहला नंबर क्या परिवर्तन हुए, तो पहले लिखेगा कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसका लिखा न्यू ट्रेड पॉलिसी आया, उसका लिखेगा आप कि न्यू फिजिकल पॉलिसी आई, नई राजकोषीय फिनेंशियल पॉलिसी आई, नई राजकोषीय नीति, न्यू मॉनेटरी पॉलिसी आई, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई। ये सारे पॉलिसी में परिवर्तन हुआ था। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म का निर्माण किया गया, सबऑर्डिनेट बॉडी बना। इससे कुछ और बॉडी को मैं समझाता हूँ ताकि आप नई आर्थिक प्रणाली जब क्वेश्चन लिखें और इसमें कुछ अगर बदलाव की बात करें तो आपका क्वेश्चन और दमदार हो जाएगा। तो पहला हम लोग बात किस पर किए हैं, न्यू आर्थिक नीति पर। इसमें किसकी से चर्चा करना है, पहला लिखिए कि लघु उद्योग की जो सीमा था वो हम लोग 40% से बढ़ा के 57% कर दिए गए। 57% विदेशी निवेश को किए, सॉरी, लघु उद्योग में जो कैपिटल का जो लिमिटेड था वो 1 करोड़ कर दिया गया है। MRTP की अवधारणा को पूरा तरह समाप्त कर दिया गया है और केवल 6 उद्योग को छोड़कर सभी का लाइसेंस ही लेना खत्म कर दिया। आप लाइसेंस नहीं लीजिए। और जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी 17 से 4 हो गई। ठीक है, इतना याद रहेगा। नेक्स्ट पॉलिसी है न्यू ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, तो व्यापार के लिए पॉलिसी भी होगा, नहीं तो कहता है कि नई आर्थिक नीति में अर्थव्यवस्था के खुलेपन के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। पहला देखो, व्यापार हुआ तो क्या हुआ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगा, बहुत जरूरी है। यहाँ क्या किया गया कि निर्यात आयात प्रतिबंधों को कम कर दिया, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रतिबंध को कम कर दिया गया। आयातों का उदारीकरण कर दिया गया, निर्यातों को प्रोत्साहन दिया गया था और 100% निर्यात इकाइयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। देखिएगा ना, मोदी एक नारा दिए थे, मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया। नहीं, उन्होंने कहा था कि लोकल वोकल होगा। ये मोदी का नारा सही में बहुत अच्छा बात है, मगर ये अगर कारगर उतर जाता है तो ये जो विपक्ष लोग हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी। नहीं, मगर ये होने में समय लगेगा। उसके बाद विदेशी निवेश द्वारा आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन किया जाए। जो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे यहाँ है, तो हम ये चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर से हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिकल ढांचा है वो ज़्यादा मजबूत हो जाए। नहीं, उस पर काम भी हुआ है। ऐसा नहीं कि मेरा कंट्री अभी पहली जैसा है, इकानवी ही से हमें बहुत सारा परिवर्तन हो गए और लोग ठीक भी हो गए। विदेशी व्यापार नीति 5 वर्ष के लिए 91 से 92 में घोषित किया गया था फॉरेन पॉलिसी के तहत। आइए 3 नंबर में जो दिया था, तो चलिए ये दूसरा पॉलिसी जो हम बताएं, क्या बताएं आपको, न्यू ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें लिखना चाहिए हमको। पहला नंबर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो रिस्ट्रिक्शन था उसको समाप्त कर दिया गया था। फॉरेन एक्सचेंज जो था उसको पूरा छूट दी गई थी। उदारीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा दिया गया था और सर्वोच्च इकाई को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू फिजिकल पॉलिसी। नहीं, फिजिकल पॉलिसी में राजकोषीय नीति जो बना था, इसमें हम लोग FDI बढ़ा दिया था। FDI समझते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उदारीकरण कहते हैं, के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ा दिया गया था
और राजकोषीय घाटा जो 90-91 में घरेलू उत्पाद जो 8.5 था उसे कम करके 4% करने का लक्ष्य किया गया था। ये तो भाई बढ़ाना चाहिए था। 4 नंबर में है न्यू मॉनेटरी पॉलिसी, नई मौद्रिक नीति। ये भी मौद्रिक नीति कब है? तो वही 1991 में ही है। तो आर्थिक सुधार किया गया था। बैंकों को ब्याज दरों में निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की है। देखिए, जब फॉरेनर लोग आपके यहाँ बैंक खोले, जिसमें आपको HDFC है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, देना बैंक है, बंधन बैंक है, प्राइवेट लोगों का बैंक है और फॉरेनर लोग का भी बैंक है। इसमें जो विदेशी बैंक है उसको अपने यहाँ देश में बैंक खोलने की अनुमति दी गई। अब बैंक खोलने की अनुमति दी गई तो उसमें आदमी ब्याज दर जो है ना वो ज़्यादा कर दिया। अब देखिएगा कि जैसे एक बैंक का नाम है उत्कर्ष बैंक, उसमें अगर आप पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में तो आपको देता है 8.25%, 8.25% ब्याज देता है। और ये PNB वगैरह कितना देती है? अभी 3.86% वर्तमान रेट है उसका, यानी 4.5% समझो, 4% रेट है। दुगुना देता है तो हम लोग पैसा कहाँ रखना पसंद करेंगे? प्राइवेट बैंक में। तब है कि इसका दूसरा बात देखो, प्राइवेट कंपनी अगर तुमको लोन पे देती है गाड़ी या हाउसिंग लोन करता है तो बेस प्राइस ही 14% लेता है, ये भी 8.5% लेता है। तो दोनों बात है, जब लोन लेना हो तो सरकारी बैंक के पास जाइए और जमा करना हो तो प्राइवेट बैंक के पास जाइए। नहीं, बाहर है, भाग भी सकता है। आगे कहता है लिक्विडिटी रेशियो जो था उसके अनुपात को कम कर दिया गया था और SLR को घटा के 38.5 से घटा के 25% कर दिया गया। यही कारण था कुछ बैंक जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी आई वो डूब गई। अगर ये नहीं कमाया जाता तो नहीं डूबती। नहीं, अब 25% पर भी आफत हो रहा है बहुत सारे को। प्रत्यक्ष ऋण कार्यक्रमों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था। अब बैंकों के लेखा प्रणाली में सुधार किया गया और सरकारी उद्योग में कुल पूंजी 49% तक निवेश की अनुमति दी गई। मतलब जो सरकारी सेक्टर में है या प्राइवेट लोग भी अपना निवेश कर सकते थे। अब देखते हैं ना, बिकने वाला है BSNL। नहीं, पैसा रखो बालक लोग खरीदना BSNL, ये भी कंपनी बिकेगी। उसके बाद जो 5वां पॉइंट आया था, न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 1991 आई, यानी नई निवेश नीति। निवेश नीति में अंतर्गत कई कंपनियां ने भारत में स्वतंत्रता पूर्वक इन्वेस्टमेंट में भाग लिया। तो हम लोग जानते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट भाग लिया, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस है, डिवेंचर है, ये सब सेक्टर इसमें अंतर्गत आ जाएगा। फंड है, इसका मतलब कि आप अपने पैसों कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब बताइए, हम लोग जो इंडिया के लोग हैं इराक में तो इन्वेस्टमेंट नहीं ना करेंगे। अगर इन इंटरनेशनल मार्केट में कोई शेयर के मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट आपको समझा है, तो वहाँ से अगर वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो ये ज़्यादातर आदमी नहीं लगा सकते, कुछ लोग ही लगा सकता है। तो यदि विदेशी कंपनियां भारत में संयुक्त उद्यमों का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करना चाहती है या पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करना चाहती है तो उन्हें इसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता होगी। देखिए, भारत सरकार कर दिया कि जो भी फॉरेनर लोग इंडिया में आएंगे, अगर वो अपना व्यवसाय लगाना चाहे तो खुद का लगा सकता है। यहाँ पे सरकार का मेरे विचार से थोड़ा सा फॉल्ट हुआ। उनको ऐसा करना चाहिए था कि कोई विदेशी अगर मेरे इंडिया में अगर अपना व्यवसाय करना चाहता है तो वो हमारे इंडियन व्यक्ति को लेके ही काम कर सकता था। इससे होता क्या कि हमारे इंडियन जो कैपिटलिस्ट था वो भी उसके साथ बढ़ते और दूसरा फायदा होता उससे कि इंडियन लोग को ही रोजगार मिलता और थर्ड बेनिफिट होता कोई एकाएक भाग नहीं सकता था और अगर वह राष्ट्र के साथ कोई गद्दारी करना चाहे तो उसकी पता हमारे इंडियंस को लग जाता। जैसे सऊदी अरब ने इस बार किया है कि अगर सऊदी अरब में भी आप अपना कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको सऊदी अरेबियन आदमी के साथ ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। पूरा 100% आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए था। नेक्स्ट है जो हमारे यहाँ क्या कहते हैं उसको, आधारिक संरचना है, सड़क, बिजली, कम्युनिकेशन, इस सब सेक्टरों में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया। जैसे अभी देखते हैं भारत में लंबे चौड़े सड़क बन रहे हैं तो उसमें विदेशी कंपनियां भी बनाती हैं, जापान वगैरह की कंपनियां। नए बीमा कानून के अनुसार निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की अंश पूंजी 26% विदेशी निवेश की अनुमति दी गई। यानी जो बंदा अपने यहाँ फॉरेनर जो है जो अगर बना रहा है, क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्ट कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस सेक्टर में, वह मेरे यहाँ के पैसा को 26% कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फेरा कानून में संशोधन करके फेरा कंपनियां
की सुविधाएं दी गई थी। और देखिए ये फेरा का चर्चा है तो बता दे, इसी के बाद हम लोग के यहाँ कंपनी आई थी जिसका नाम था फीमा एक्ट आई, नहीं तो फीमा एक्ट भी कहीं बताएंगे। अनिवासी भारतीय जो हमारे यहाँ रेसिडेंशियल नहीं है, रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, इंडियन है, भारतीय मूल के हैं, उनको भी छूट दिया गया। वो इंडिया में आके अपने धंधा पानी को बढ़िया से कर सकते थे, उनको विदेशी से थोड़ा ज़्यादा सुविधाएं दी गई है। चलिए नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, यानी पूंजी बाजार की सुविधा। यहाँ पर ध्यान देना, पूंजी बाजार में बॉन्ड्स वगैरह होते हैं। तो कहता है कि सरकार ने पूंजी बाजार सुधार के क्षेत्र में निम्नलिखित कदम उठाए हैं। पहला नंबर, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मंडल सेबी को एक वैधानिक संस्था बना दिया गया। ऋण पत्रों एवं करमुक्त बॉन्ड्स को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के ब्याज पर लगी रोक को हटा दिया गया। विनियोगकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उप दलाल सब ब्रोकर के लिए सेबी के पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया गया। अब जो भी दलाल होगा जो अपना ब्रोकर सेंटर इंडिया में चलाना चाहेगा तो उसको अपने सेबी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मेरे बच्चों आपको पता होगा कि सेबी भारत में क्या करती है। सेबी जो है अंशधारियों को, जो शेयर में इन्वेस्टर है, उसके हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया भारत सरकार की एक संस्था है जो हम लोग को अंशधारियों के हित की बात करता है। चलिए आगे है कि बोनस अंश निर्गमित को अधिक उदार कर दिया गया। बोनस अंश निर्गमित, आप जो कॉमर्स का स्टूडेंट है आप पढ़िएगा, कंपनी चैप्टर में आपको मिलेगा स्वेट इक्विटी शेयर, राइट इक्विटी शेयर, और पार्ट 2 में पढ़िएगा बोनस इक्विटी शेयर होता है। तो यहाँ बोनस शेयर को इशू किया और वो उदार कर दिया गया। अनुदान का मूल्य जो है ये है लास्ट में है कि सब्सिडियरी जो है अनुदान के मूल्य नियंत्रण प्राइस कंट्रोल किया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ऊपर वाला टॉपिक लिख के पास कर सकते हैं। तो चलिए इससे संबंधित हम 3 क्वेश्चन बताते हैं, आप इसके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर बताइए, समझे कितना आपने सुना है। पहला क्वेश्चन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज डिक्लेयर्ड, नई आर्थिक नियम जो है आर्थिक पॉलिसी कब घोषित की गई। नवीन आर्थिक पॉलिसी घोषणा का जुलाई 1990 में, जुलाई 1991 में, जुलाई 1992 में या जुलाई 2001 में। सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर बताइए आप लोग कमेंट में, हम देंगे नहीं, पहले बोले थे, फिर से वीडियो देखिए मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो है इकोनॉमिक पॉलिसी को डेवलप करते हैं। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, 2016 में, 17 में, 19 में, 21 में पूछेगा। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे हम लोग। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है। नेक्स्ट है नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर, कहता है उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, इनमें से सभी। इसका आंसर यहाँ भी क्या होगा आप समझते हैं, मेरे स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पर आंसर उसके मिल जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं इनमें से सभी आंसर इसके होंगे, नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इसके बाद हम लोग विदा लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्ष्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स द बिजनेस इन्वायरमेंट। पहले अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, नंबर 2 कर्मचारी एम्प्लॉय, नंबर 3 संबद्धता रिलेटिविटी, और नंबर डी झंझट यानी कॉम्प्लेक्सिटी। बताइए इसका आंसर 5 का क्या होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। क्या है, लक्षण नहीं, कर्मचारी। इसका सही आंसर होगा कर्मचारी। तो चलिए आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और तब आपको मैं दूसरा वीडियो बहुत जल्द देता हूँ। थैंक यू।